फ्रेंड्स, नमस्कार। उपन्यास प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। ये है 8वीं प्रश्नोत्तरी। ये है 8वीं, गलती से 5वीं लग गई है। तो इसमें देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? का परंतु 1944 में लिखा गया प्रेत बोलते 1952 में, उल्टा 1958 में, शाह और मात 1959। इसमें चारों निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? परंतु 1940, प्रेत बोलते 1952, उल्टा 1958, शाह और मात 1959। इसमें से कौन नहीं है? परंतु राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। प्रेत बोलते हैं, उल्टा, सह और मात। तो इनमें से हमें तीनों याद करना है कि प्रेत बोलते हैं 1952, उल्टा 58, शाह और मात 1959 है। लेकिन परंतु 1940 नहीं है। किस तो परंतु अगर उनका नहीं है तो किसका है? तो ये है प्रभाकर माचवे का। ये किसका है? प्रभाकर माचवे का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रेमचंद की किस उपन्यास में पांडेपुर यानी कि बनारस का चित्रण किया गया है? इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में पांडेपुर बनारस का चित्रण किया गया है? रंगभूमि का है रंगभूमि, ख है गोदान, ग है कर्मभूमि, घ है कायाकल्प। तो इनमें से बनारस का चित्रण है तो रंगभूमि में है कि गोदान में है कि कर्मभूमि में है कि कायाकल्प में है? तो का सही है इसमें, रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरीश, शैल, यशोदा, यशपाल के किस उपन्यास के पात्र हैं? नंबर का देशद्रोही के हैं कि झूठा सच के हैं कि दादा कामरेड के हैं कि अमिता के हैं? ये चारों उपन्यास सब यशपाल के ही हैं। तो हमें उपन्यास भी देखना है। देशद्रोही यशपाल का है, झूठा सच है, दादा कामरेड अमिता। अब ये किसके पात्र हैं इसे हमें बताना है। तो ये किसके पात्र हैं? दादा कामरेड के, हरीश, शैल, यशोदा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में गृहवर्मा की पत्नी का क्या नाम है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में गृहवर्मा की पत्नी का क्या नाम है? का भट्टनी है, ख महामाया है, ग सुचरिता है, घ है न्यूनिया। इनमें से इन चारों में से कौन है? तो इसमें है ख महामाया, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोदान उपन्यास में भोला की विधवा पुत्री का क्या नाम था? धनिया था, मालती था, झुनिया था, सरोज था। तो गोदान उपन्यास में भोला की विधवा पुत्री का क्या नाम था? तो भोला की विधवा पुत्री का नाम झुनिया, गा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपन्यास वास्तव में काल्पनिक कथा है। यह कथन किसका है? इसलिए मैंने ले लिया कि यही कथन दो लोगों का है, एबेल का है और श्याम सुंदर दास का भी है। तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों ले लिया जाएगा, और अगर एक रहेगा तो एक। लेकिन ये कथन जो है ये दोनों लोगों का है, इसलिए हमने ले लिया। और ये ध्यान रखना, एबेल का और श्याम सुंदर दास का है। इसमें कुछ नहीं याद करना है, इसमें सिर्फ याद करना है कि जीवन की काल्पनिक कथा। तो ये एबेल और श्याम सुंदर दास का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विराटा की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री हैं कि वृंदावन लाल वर्मा हैं कि यशपाल हैं कि पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं? इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसमें कौन है? चतुरसेन। इसमें कौन है? खा सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीड़ा में परमात्मा बसता है कथन है। मेरे पास मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। क्योंकि ये परीक्षाओं में कथन आने लगे हैं, इसलिए हमने कथन को भी ले लिया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के ही साधन है। तो ये किसका कथन है? जैनेंद्र का है कि डॉक्टर गोपाल सिंह का है कि क्रॉस का है कि जयशंकर प्रसाद का है? तो ये किसका है? जैनेंद्र का है। किसका है? पीड़ा में परमात्मा बसता है और मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के ही साधन, जैनेंद्र जी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने श्रद्धा राम फिल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती 1877 को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? किसने माना है? तो इसे माना है डॉक्टर गोपाल राय ने कि गणपत चंद्र गुप्त ने कि शुक्ल ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने माना है?
क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले आलोचक हैं। तो कौन है मानने वाले? शुक्ल हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह हैं? ये सभी। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले आलोचक कौन है? इनमें से बताना है कि कौन है। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुक्ल हैं। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले हैं। ये सभी हैं? नहीं, सभी तो नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन में है, बाद में इसको बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा है? तो किसको जोड़ा है? नामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। तो किसको जोड़ा है? पुनर्नवा को। हजारी प्रसाद ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा है? तो किसको जोड़ा है? पुनर्नवा को। बांधो न नाव इस ठाव बंधु उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं कि निराला हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि मुक्तिबोध हैं? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बांधो न नाव इस ठाव बंधु उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क जी बताते हैं कि महिलाएं नदी के किनारे उनसे कहती हैं नाव चलाने वाले से कि यहाँ आप मत जो है अपनी नाव को बांधिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर नहाते हैं। हिंदी में आख्यायिका शैली में रचित पहला उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जो कि 1885 में लिखा गया। प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया। हृदय हार्डी व आदर्श रमणी 1890 में लिखा गया। झांसी की रानी 1946। तो आख्यायिका शैली में रचित पहला उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहर में घूमता आईना के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं कि उपेंद्र नाथ अश्क हैं कि अमृतलाल नागर हैं कि धर्मवीर भारती हैं? शहर में घूमता आईना के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। क्वेश्चन नंबर उपेंद्र नाथ अश्क हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? रानी केतकी की कहानी, जो कि 1803 में लिखा गया। प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया। भाग्यवती 1877 में। श्यामा स्वप्न 1885 में लिखा गया। तो हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम को माना जाएगा, जो कि 1922 में किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस उपन्यास का नायक डाकुओं का हृदय परिवर्तित करता है? निम्न में से किस उपन्यास का नायक डाकुओं का हृदय परिवर्तित करता है? तो कौन है? नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, 100 जान 100 जान 1892, आदर्श हिंदू 1914। इनमें से किस उपन्यास का नायक डाकुओं का हृदय परिवर्तित कर देता है? तो वो कौन है? इसमें किसका नायक है जो डाकुओं का हृदय परिवर्तित कर देता है? तो ये है नूतन ब्रह्मचारी। बालकृष्ण भट्ट को हृदय का हिंदी का स्टील किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहने वाले आलोचक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसने कहा है? तो इसमें आदर्श हिंदू है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें है आदर्श हिंदू। ये तीनों बालकृष्ण, ये क्वेश्चन ही गलत है क्या? आदर्श हिंदू ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ये लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। इसमें है आदर्श हिंदू 1914। मतलब निम्न में से किस उपन्यास का नायक डाकुओं का हृदय परिवर्तित करता है? नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, 100 जान 100 जान 1892। ये तीनों बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं, लेकिन सही उत्तर है आदर्श हिंदू, किसने लिखा? लज्जाराम मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा? तो किसने कहा?
डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहने वाले आलोचक कौन है? तो कौन है? शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 18 देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास है, तो कौन है? भूतनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 है पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा उपन्यास है? चंद हसी शेखर एक जीवनी है, कि चंद हसीनों के खतूत है, कि बाण भट्ट की आत्मकथा है, कि अनाम दास का पोथा है। तो पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास चंद हसीनों के खतूत है, जो कि उग्र द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों के प्रसार के लिए जासूस नामक पत्रिका कब निकाली? तो कब निकाली? 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों के प्रचार प्रसार के लिए जासूस नामक पत्रिका कब से निकाली? तो 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है बया का घोषला 1937 उपन्यास की रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, कि प्रेम विलास शर्मा हैं, कि गुलाब दास हैं, कि लक्ष्मी नारायण लाल हैं। बया का घोषला 1937 कब लिखा गया? 1937 में लिखा गया। पूछ रहा है इसके उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसके उपन्यास के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 22 है राम रहीम 1927 ईस्वी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो कौन है? धर्मवीर भारती हैं, कि देवेंद्र सत्यार्थी हैं, कि राधिका रमण सिंह हैं, कि गुलाब दास हैं। इन चारों में से राम रहीम जो कि 1937 में लिखा गया उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो कौन है? राधिका रमण प्रताप सिंह है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से सुमेलित नहीं है, इसमें ये बताना है कि सबसे पहले हम नहीं को गोला कर देंगे। विधवा विपत्ति किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की। अपराजिता 1907 सकल नारायण पांडे। काशी यात्रा श्याम किशोर वर्मा। दो बहन 1903 और रुद्रदत्त शर्मा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधवा विपत्ति किस पर आई? राधा चरण गोस्वामी, ये सही। अपराजिता 1907 सकल नारायण पांडे भी सही है। काशी की यात्रा किसने की? श्याम किशोर वर्मा, ये भी सही है। लेकिन दो बहन जो कि 1903 में लिखा गया ये है रुद्रदत्त शर्मा की नहीं है। तो अगर रुद्रदत्त शर्मा की नहीं है तो ये किसकी है? गोपाल राम गहमरी की, जो कि 1903 में लिखी गई। गहमरी की ये 1903 में लिखी गई। और अपराजिता 1907 में सकल नारायण पांडे की है, और एक अपराजिता 1952 में चतुर्सेन शास्त्री का भी, इसीलिए हमने नोट में इसको डाल दिया है कि आप इसको जानते रहिए। दो लोगों ने लिखा है, सकल नारायण पांडे ने भी लिखा है और अपराजिता 1952, बस सन इसका अलग है। सकल नारायण पांडे ने अपराजिता 1907 में लिखा और चतुर्सेन शास्त्री ने 1952 में लिखा। क्वेश्चन नंबर 24 है चंद्र द्वारा रचित रंगभूमि 1925 के उर्दू संस्करण का नाम क्या था? गोश ए आफियत था, कि चौगाने हस्ती थी, कि बाजारे हुस्न था, कि इनमें से कोई नहीं। तो रंगभूमि लिखा कब गया? 25 में लिखा गया। और इसका ये किस उर्दू संस्करण का अनुवाद है? तो ये है चौगाने हस्ती, प्रेमचंद का है। रूपा जीवा उपन्यास है किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मीकांत वर्मा का है, राजेंद्र यादव का है, अमृतलाल वर्मा का है। रूपा जीवा उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 25 है रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास, लक्ष्मी नारायण लाल इम्पोर्टेंट हैं इसलिए इनके उपन्यास हैं। तो मन वृंदावन, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, देवी नाम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? ये है, यहाँ पर नहीं भूल गए हैं। कौन लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास नहीं है? तो मन वृंदावन है, बड़ी चंपा, छोटी चंपा और देवीना, ये तीनों लक्ष्मी नारायण लाल के ही उपन्यास हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में रमानाथ
रमानाथ व जालपा के प्रेम को माध्यम बनाकर मध्यम वर्ग की कमजोरियों और खोखलेपन का चित्रण किया गया। इम्पॉर्टेंट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में रमानाथ और जालपा के प्रेम को माध्यम बनाकर मध्यम वर्ग की कमजोरियों एवं खोखलेपन का चित्रण किया गया है? प्रेम आश्रम में किया गया है, जो कि 1922 में लिखा गया। सेवा सदन 1918 में लिखा गया। निर्मला 1927, गबन 1931 में लिखा गया। तो कब लिखा गया? 27। प्रेमचंद में रमानाथ और जालपा के प्रेम को माध्यम बनाकर मध्यम वर्ग की कमजोरियों को लिखा गया, तो किस में लिखा गया है? गबन 1931 में। किस आलोचक ने गोदान को ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? गोदान को ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसने कहा है? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गोदान को किसने कृषक क्रंदन का महाकाव्य कहा है? देखिए, ऊपर तो है कि गोदान को ग्रामीण एवं संस्कृति का किसने कहा? तो शुक्ल ने कहा। और कृषक क्रंदन का किसने कहा? तो नहीं भाई, सॉरी भाई, गोदान ग्रामीण एवं संस्कृति ये है नगेंद्र का, और कृषक क्रंदन का महाकाव्य शुक्ल जी ने कहा है। गलत बता रहे थे। तो देख लीजिए, किस आलोचक ने गोदान को ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? शुक्ल ने, नगेंद्र ने? तो ये नगेंद्र ने कहा है। इसको ध्यान रखना, अगर ग्रामीण और कृषि की बात आए तो नगेंद्र होंगे, और अगर कृषक क्रंदन की बात आए तो शुक्ल जी होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, अंतिम प्रश्न है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र का उनके पुत्र अमृत राय द्वारा प्रकाशन कब कराया गया? प्रेमचंद का एक उपन्यास ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अधूरा उपन्यास है, तो मंगलसूत्र है। उसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा करके कब प्रकाशित करवाया? तो उसे कब प्रकाशित कराया? 1948 में। तो आज बस इतना ही, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम उस तरह उससे पढ़ाएं, सरस्वती पांडे वाली बुक से, कि ऐसे हम क्वेश्चन आपके लिए बनाते रहें। आप जैसी सलाह देंगे वैसा ही करेंगे। वैसे हम तो सोच रहे थे रिवीजन कर लिया जाए। आप इसके बारे में हमें सलाह ज़रूर दीजिए, और जो कुछ गलती होगी उसे ज़रूर बताइए, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। और इसके बाद जो है, और हम इस तरह प्रश्नोत्तरी लाते हैं। 10 प्रश्नोत्तरी उपन्यास पर कराएंगे, उसके बाद 10 कहानी पर, ऐसे हम क्रम बढ़ते चलेंगे। उसके बाद व्याकरण, मतलब 10-10 प्रश्नोत्तरी 30-30 प्रश्नों की कराते रहेंगे, और अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए ढूंढ के लाएंगे। जो कुछ गलती होगी या कुछ होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम सुधार करेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आपसे रूबरू होते रहें। धन्यवाद।